छात्रों, आज हम पाठ दूसरा वारिस कौन ये देखने वाले हैं। तो ये पाठ मतलब एक कहानी है। आप सभी को कहानियाँ सुनना पसंद है। इसी प्रकार ये एक पाठ मतलब कहानी है। इस कहानी में राजा अपनी उत्तराधिकारी चुनना चाहता है। इस राजा को 4 बेटियां थी और उस 4 में से किसे उत्तराधिकारी चुने, ये उनके सामने समस्या थी। लेकिन इस समस्या को किस प्रकार से राजा सुलझाता है, ये इस पाठ में बताया है। चारों लड़कियों को राजा ने गेहूं के दाने दिए थे और जब राजा मांगेगा उसी समय जितने गेहूं के दाने उन्होंने दिए थे वो सभी गेहूं के दाने वापस करने होते हैं। ये लड़कियां कहती है कि हाँ, इसमें क्या कठिनाई है, तो हम उसे दे सकते हैं। तो उसमें से एक सोचती है कि नहीं, अगर राजा ने हमें ये गेहूं के दाने दिए हैं तो ऐसे ही उन्होंने नहीं दिए हैं, जरूर उसके पीछे कुछ न कुछ तो वजह है और इसीलिए राजा ने हमें ये गेहूं के दाने दिए हैं और 5 साल के बाद उसे लौटाने के लिए कहा है, जब वो राजा मांगेंगे तब। लेकिन तब तक इस दानों का क्या करें, ये सोचकर पहले तो वो पहली लड़की जो बड़ी होती है वो क्या करती है, भंडार में से वो कहती है कि मैं भंडार में से वो लेकर राजा को वापस दे दूंगी, इसलिए वो फेंक देती है खिड़की से बाहर। दूसरी लड़की कहती है कि अरे, इसे संभाल कर रखने के लिए कहाँ है, वापस भी देने हैं, तो चांदी के डिब्बी में वो डाल कर रखती है। लेकिन और तीसरी कहती है कि अब इसका क्या करें। और वो सोचने लगते हैं कि राजा ने किसी वजह से ये तो दिए हैं, तो हम उसे ठीक तरह से रखेंगे। और वो सोचने लगती है, 2 दिन सोचती ही रहती है। तब तक छोटी जो होती है, सबसे छोटी होती है, वो अभी तक बच्ची होती है, वो क्या करती है, वो दाने बुनवा कर खा लेती है। लेकिन जो तीसरी बेटी थी वो सोच रही थी, वो क्या करती है, खिड़की से बाहर देखती है फसल को और उसके मन में कुछ विचार आ जाते हैं और वो वहाँ से जाकर उसे खिड़की में से वो पीछे वाली जमीन में उस दानों को बो देती है। फिर उससे फसल तैयार होती है। ऐसे ही वो हर साल करती जाती है और उसके पास ढेर सारा गेहूं अनाज तैयार होता गया। तो फिर जब राजा 5 साल बाद उन गेहूं को मांगता है, तब वो कोई नहीं देता। राजा को सिर्फ वो तीसरी बेटी ही वो गेहूं की फसल दिखाती है। तो इस प्रकार राजा क्या निर्णय लेता है, अब इन सभी चारों की हरकत देखकर वो हम पाठ में ही देखना पसंद करेंगे। सबसे पहले हम पाठ का परिचय देखेंगे। पाठ परिचय लेखिका विभा रानी जी का जन्म 1959 मधुबनी, ये बिहार में है, वहाँ हुआ। इनका परिचय बहुआयामी प्रतिभा की धनी विभा रानी हिंदी व मैथिली की राष्ट्रीय स्तर की लेखिका है। आपने कहानी, गीत, अनुवाद, लोक साहित्य एवं नाट्य लेखन में प्रखरता से अपनी कलम चलाई है। आप समकालीन फिल्म, महिला व बाल विषयों पर लोकगीत और लोक साहित्य के क्षेत्र में निरंतर काम कर रही है। अब इनकी प्रमुख कृतियां हैं चल खुश रहो घर अपने, मिथिला की लोक कथाएं, गोनू झा के किस्से, ये कहानी संग्रह है। अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो, ये नाटक है। समरथ CAN द्विभाषी हिंदी अंग्रेजी का अनुवाद। बिल टेलर की डायरी आदि। अब इस गद्य संबंधी यहाँ बताया है, वो भी देखते हैं कि क्या बताया है। प्रस्तुत संवादात्मक कहानी के माध्यम से विभा रानी जी का कहना है कि हमें उत्तम फल प्राप्त करने के लिए समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। जो ऐसा करता है वही जीवन में सफल होता है। और कैसे सफल होता है, ये राजा की तीसरी बेटी के माध्यम से यहाँ पर बताया है। तो देखते हैं ये पाठ।
एक राजा था, उसकी 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा इन चारों में से सबसे बुद्धिमती होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। इसका फैसला कैसे हो, वह सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100-100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद मैं जब इन्हें मांगूंगा तब तुम सब मुझे वापस कर देना। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई। यानी कि उन सभी चारों बहनों को राजा ने गेहूं के दाने दिए, 100 गेहूं के दाने दे दिए। अब वो सभी गेहूं के दाने लेकर चारों अपने कमरे में लौट आती है। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसने सोचा, आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्या? और जो याद भी आ रहा हो तो क्या हुआ, भंडार से लेकर दे दूंगी। फिर दूसरी बहन ने दानों को चांदी की एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकची में डाल दिया। सोचा, 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। अब ये दूसरी बहन सोचती है कि जब पिताजी मांगेंगे तब वापस उन्हें दे दिया जाएगा, उसे इसीलिए वो चांदी के डिब्बे में रखती है। अब तीसरी बहन सोचती रही कि इसका क्या करूं। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी। शरारतें करना उसे बहुत पसंद था। उसे गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद थे। उसने दानों को भुनवा कर खा डाला और खेल में मग्न हो गई। यानी कि जो सबसे छोटी थी उसे तो गेहूं के दाने बुनवा कर खाना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए वो दाने बुनवा कर खा गई। तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही दाने नहीं दिए होंगे, जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह ही उन्हें सहेज कर रख देने की सोची, लेकिन वह ऐसा न कर सकी। 2-3 दिनों तक वह सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली जमीन में वे दाने बो दिए। समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए। यानी कि जो भी फसल आई थी उनमें से जो दाने निकल आए थे उसे फिर से उसने बो दिए। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। 5 साल बाद जब राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100-100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहाँ है वे दाने? बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिए। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? देखो, जब राजा ने गेहूं के दाने वापस मांगे तो बड़ी बहन जहाँ पर भंडार घर है वहाँ पर जाती है और वहाँ से वो दाने लेकर आती है और राजा को दे देती है। पहले तो राजकुमारी ने हाँ कह दिया, मगर राजा ने फिर कड़क कर पूछा। तब उसने सच्ची बात बता दी। राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ हैं? दूसरी राजकुमारी अपनी संदूकची में से मखमल के खोल वाली डिब्बी उठा लाई जिसमें उसने गेहूं के दाने सहेज कर रखे थे। देखो, उसने कहाँ रखे थे? तो एक मखमल की डब्बी में, जो डब्बी थी उसमें रखे हुए थे। वो सहज कर वो दाने लेकर आती है। राजा ने उसे खोलकर देखा तो दाने सड़ गए थे। अब तीसरी राजकुमारी से राजा ने पूछा, तुमने क्या किया उन दानों का? तीसरी ने कहा, मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी।
जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहाँ आपको कल ले चलूंगी। राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा, तो वह उसी बेपरवाही से उसने जवाब दिया, उन दानों को उन दानों को कोई कीमत है पिताजी? वैसे तो ढेरों दाने भंडार में पड़े हैं। आप तो जानते हैं ना, मुझे गेहूं के भुने दाने बहुत अच्छे लगते हैं, सो मैं उन्हें भुनवा कर खा गई। आप भी पिताजी किन किन चक्करों में पड़ जाते हैं? सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। चारों में से अब केवल आशा थी तीसरी बेटी से ही थोड़ी सी उम्मीद थी। अब तीसरी बेटी से उम्मीद थी, इसीलिए राजा उसकी राह देखते हैं, दूसरे दिन उसके साथ चलने के लिए तैयार होते हैं। अब वो कहाँ लेकर जाती है वो देखना है। अब राजा ने सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से ही थोड़ी उम्मीद थी। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के वे दाने कहाँ हैं। राजा रथ पर सवार हो गया। रथ महल नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ चला। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रख छोड़े हैं तुमने वे सौदाने? इन सौदानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगवाओगी? तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। राजा ने देखा, सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। उसकी बालियां हवा में झूम रही थी, जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ये हैं वे सौदाने जो आज लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने हैं। मैंने उन सौदानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया। तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। यानी कि जो सौदाने दिए थे उससे उस राजकुमारी ने बहुत सारे लाखों दाने निर्माण किए थे, तैयार किए थे उस फसल के द्वारा। इसीलिए राज्य की उत्तराधिकारी उस तीसरी लड़की को ही उन्होंने चुन लिया। अब शब्द वाटिका भी इसी के साथ साथ मैं दे रही हूँ। उसमें शब्द है, तनिक मतलब थोड़ा, मकसद मतलब कोई उद्देश्य, खोल मतलब आवरण जो ढककर रखे जाते हैं वो, उम्मीद मतलब आशा, उत्तराधिकारी मतलब वारिस। अब मुहावरा भी इस पाठ में आ गया है। उसमें से पहला है चक्कर में पड़ जाना, मतलब द्विधा में पड़ जाना। गले लगाना, प्यार से मिलना। आशा करती हूँ कि ये पाठ आपको समझ में आया होगा।